नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पे। तो आज आपको मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही प्यारा केमिस्ट्री का, जो कि क्लास 12 के पार्ट 1 बुक से 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एक टॉपिक है, बहुत प्यारा सा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, आपने एम क्लास में पढ़ा होगा अपनी, कि जो डी सबसेल होता है उसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और उसके 5 सबसेल होते हैं। तो हम सबसे पहले वो सबसेल को बना लेते हैं, उसी की वजह से हम फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पाँचों डी के सबसेल बना दिए हैं। आप इनमें अंतर तो देख ही सकते हैं कि जो ये वाला है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। और यही जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका स्ट्रक्चर और इन दोनों के स्ट्रक्चर की, यही जो अभी हम बाद में जो पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जो टी सबसेल है वो उसमें बीच में एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, वो इन्हीं के स्ट्रक्चर की वजह से आता है। इनका और इन तीनों का डिफरेंस अलग हो जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक एनर्जी का एक ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पे डी के पाँचों सबसेल हम यहाँ पे बना देंगे। तो आपको याद होगा, अब भाव प्रिंसिपल ये कहता था कि जब हम इलेक्ट्रॉन नहीं भरते उससे पहले पाँचों सबसेल की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, लेकिन हम जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो इसकी एनर्जी सेपरेट हो जाएगी, एक डिफरेंस आ जाएगा एनर्जी में। वो कैसा आएगा वो हम यहाँ पे नीचे समझेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस क्या आएगा। एक बार डी सबसेल हो गया, तो इसको हमने नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। और ये हमारे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इन दोनों के भी नाम होते हैं, वो आपको मैं अभी जब आप समझ जाओगे फिर उसके बाद बताऊँगा। तो हम एक यहाँ पे 3 डायमेंशन बना लेते हैं। ये बस समझने के लिए है, ये आपको अपने दिमाग में बस ओवरव्यू रखना है। ये कोई सा पार्ट नहीं है, बस ये एक ओवरव्यू है कि ये कैसे होता है, एनर्जी डिफरेंस कैसे आता है। तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशन बना लेते हैं। ये हो गई इसकी एक्स एक्सिस। ये एक्सिस से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक्सिस कहीं भी बना लो यहाँ पे। ये अपनी वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब जैसे कि आपने जो अभी 5 ये सबसे देखे थे, तो उसमें डी एक्स वाई को हम डिफरेंस देंगे क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही हैं। हम यहाँ डी वाई जेड देखें या डी एक्स जेड एक्स देखें, और यहाँ पे हम इन दोनों को इसमें से एक प्रेफरेंस देंगे, हम इसको देंगे क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों भी बिल्कुल सेम है। इनके भी लूप एकदम, जो इनके एक्सेस हैं उनके लूप से लूप में मिले हुए हैं, और इसके भी। तो हम सबसे पहले जो हमारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल है उसको हम यहाँ से लाएंगे। तो ये हमारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल, और फिर हम यहाँ से लाएंगे डी जेड स्क्वायर। तो और यहाँ पे हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। अगर आपको टेट्राहेड्रल की भी वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूँगा। तो हम ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो अब हम अब आप देख सकते हैं कि जब हम डी एक्स वाई यानी इसको हम इधर से इसको इधर लाएंगे, जब हम इससे इसको मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तब इसमें जो रिपल्सन होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके जो लोब हैं वो इसके ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसका रिपल्सन बहुत कम होगा इसमें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लो रिपल्सन। और जब हम डी जेड स्क्वायर को यहाँ पर लाएंगे तब आप देख सकते हैं इसके लोब से लोब टकरा रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है, तो इसमें हाई रिपल्सन होगा। तो इसका मतलब जब हम डी एक्स वाई को हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे लाते हैं तब इसमें लो रिपल्सन देखने को मिलता है, जबकि जब हम डी जेड स्क्वायर को लाते हैं तब हाई रिपल्सन मिलने को मिलता है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमें आसानी होगी भरने में, हमें बहुत इलेक्ट्रॉन को भरने में बहुत आसानी होगी, लो रिपल्सन है। और जब हम डी जेड स्क्वायर में भरेंगे यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भरेंगे या डी जेड स्क्वायर में भरेंगे तो हमें बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन में बहुत एनर्जी होनी चाहिए उसके लिए, तभी हम डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से जो डी के 5 सबसेल हैं वो 2 में बढ़ गए हैं। तो इन तीनों की एनर्जी अलग होगी, इन तीनों की एनर्जी। अब इन तीनों को कहते हैं T2G और इन दोनों को कहते हैं EG। ये बस एक नाम है, इनको प्रेफरेंस देने के लिए हमने T2G इसको कह दिया, EG इसको कह दिया। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, आप जैसे कि आपने देखा यहाँ पे डी एक्स था, इसमें लो रिपल्सन हो रहा था, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन ईजी फिल कर सकते हैं, ईजी टू फिल हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये ओवरलैप हो रहा था तो हाई रिपल्सन हो रहा था, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे बहुत, जब उस पर हाई एनर्जी होगी तभी वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो यहाँ पे हार्ड टू फिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो डी फाइव के 5 सबसेल है वो कैसे दो एनर्जी लेवल में
दो एनर्जी लेवल में बदल जाते हैं, T2G और EG। जो T2G और EG है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप का डिफरेंस है, इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इसको मैं अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो इतना हमने देखा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हम अभी आप बात कर रहे थे हम कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, T2G और EG के बीच में। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इतनी क्षमता है कि वो T2G ऑर्बिटल में से बाहर निकल के वो EG ऑर्बिटल में जा सकता है, तब हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G 3 EG1। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा, जब हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है तब वो इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में चले जाता है, और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन है करेगा T2G ऑर्बिटल में। फिर अगर क्रिस्टल की स्प्लिटिंग एनर्जी वो ज़्यादा जिसे यहाँ पे हो जाएगी 2G4 EG, वो यहीं बैक पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, उसी में बैक पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे हमने समझी कि क्रिस्टल की स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। इसी से रिलेटेड चीज़ देखी कि जो जिन्होंने ये बनाई थी, तो उन्होंने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी थी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है, डिफरेंस बताती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बीच में। हमें बहुत सारे यहाँ एनसीईआरटी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी है, इसी को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देते हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनते जा रहा है। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO और CN। वैसे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3 EN और NCS को भी यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन हम अपनी जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें हम यही मानेंगे कि CN और CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। एक हमारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसमें बस NH3, उसमें CO NH3 उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें बस एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ही हम ज़्यादातर में स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानेंगे। स्ट्रॉन्ग होता है, यानी स्ट्रॉन्ग होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ नहीं, जो EG ऑर्बिटल है वो वहाँ नहीं जा पाएगा। अब तो इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, वो टीटिंग करेगा, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है, आप ये समझ सकते हैं, इतनी एनर्जी नहीं है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी एनर्जी को ब्रेक डाउन करके में जा सके। क्वेश्चन भी देखेंगे तब आपको और अच्छे से देखा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में जाएंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड उस वर्क करती है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। जिसमें हम अच्छे से और समझ पाएंगे कि जो बैक पेयरिंग है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के हिसाब से और वीक लिगेंड के हिसाब से कैसे होती है। तो यहाँ हमने Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया 4s0 3d5। तो अभी हम इसके ऑर्बिटल बना लेंगे। सबसे पहले बन जाएगा हमारा 3d ऑर्बिटल, उसके बाद है हमारा 4s ऑर्बिटल, उसके बाद आता है हमारा 4p ऑर्बिटल। बाकी ज़रूरत पड़ी तो 4d बना लेंगे बाद में हम। तो यहाँ पे p में 3 सब चला देंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे 3d5। H2 हमने अपनी एनसीईआरटी में देखा, कि H2O एक वीक लिगेंड है, तो इसमें हमारी बैक पेयरिंग नहीं होगी। यानी जो बैक पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब ये है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पे इतनी एनर्जी है कि वो हमने बताया कि अभी H2 वीक लिगेंड है, तो वो नहीं रोक पा रहा है इलेक्ट्रॉन को EG में जाने से, तो वो EG में चले जाएगा, बैक पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके फिल कर दिए हैं 3D में, और अब हम बाकी के जो 6 H2O के हैं मॉलिक्यूल उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे, जो यहाँ पे इससे पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे और 4d ऑर्बिटल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे H2O के 6 आ गए हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल। अब हम यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ये आ गई हमारी S, यहाँ पे P3 और D2, sp3d2 हमने देखा जैसे कि यहाँ पे बैक पेयरिंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि
FeCN6p- में कैसे हमारी बैक पेयरिंग होती है। तो हम यहाँ पे Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। यहाँ पे हम इसके ऑर्बिटल बना लेंगे। यहाँ पे इसके 4 ऑर्बिटल बन गए। ये है 3d ऑर्बिटल, ये है हमारा 4s ऑर्बिटल, और ये है हमारा 4p ऑर्बिटल। बाकी ज़रूरत पड़ी तो 4d ऑर्बिटल बना लेंगे। तो अब हम जैसे कि हमने NCERT में देखेंगे कि हमारा जो CN है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है कि जिससे वो EG ऑर्बिटल में जा सके, तो T2G ऑर्बिटल में बैक पेयरिंग करेगा। तो हम जब यहाँ पे बैक पेयरिंग करेगा तो हम यहाँ पे जो जैसे हम यहाँ पे 3 इसके सब सेल भरे, तो ये 2 बाकी के dx2y² और dz² के हैं, तो हम यहीं पर इसकी बैक पेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी बैक पेयरिंग हो जाएगी। ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे भर गए हैं। तो अब हम यहाँ पे CN के जो मॉलिक्यूल उनको भर देंगे। 2 यहाँ पे भर गए, 6 हमें भरने हैं, 3 भर गए, और यहाँ पे P के 3। तो इसकी हाइब्रिडेशन आ जाएगी D2sp3। D2sp3 हमारे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो वीक लिगेंड था वो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन पे इतनी एनर्जी थी कि वो जो T2G EG ऑर्बिटल है उसमें चले जा रहा था। ये हमारा EG ऑर्बिटल है, सॉरी यहाँ पे हमारा T2G ऑर्बिटल है, हमारा EG ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन चले गया क्योंकि हमारा लिगेंड वीक था और हमारा यहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग था। तो उसने जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बैक पेयरिंग कर ली। इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो EG ऑर्बिटल में जा सके, तो इलेक्ट्रॉन ने बैक पेयरिंग कर ली। तो ये था हमारा क्रिस्टल थ्योरी का एक प्यारा सा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये मेरी पहली वीडियो है क्रिस्टल थ्योरी पे। मैं एक 12th का स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपनी नॉलेज को यहाँ पे आके शेयर करता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।